गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 30 ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एंटा एसिड्स। तो पहले हम देखते हैं व्हाट आर एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स आर मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। तो एंटा एसिड्स ऐसे ड्रग होते हैं जो कि स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब ये किस लिए यूज करते हैं? तो ये यूज करते हैं टू रिलीव एसिड इनडाइजेशन। तो एसिड इनडाइजेशन में आराम मिलने के लिए हम एंटा एसिड यूज करते हैं, जो कि एक्सिस एसिड फॉर्मेशन के वजह से होता है। उसके बाद स्टमक अपसेट में एंटा एसिड्स यूज करते हैं, जिसके वजह से स्टमक जो है और पेट खराब हो जाना, जिसे हम अपसेट स्टमक बोलेंगे, ऐसे कंडीशन में भी हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं। इसके अलावा सोअर स्टमक, जो खट्टी डकार आना जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसे कंडीशन में भी हम एंटा एसिड्स यूज करते हैं। इसके बाद हार्ट बर्न सेंसेशन, जो कि चेस्ट पेन होता है ड्यू टू हाइपर एसिडिटी, ऐसे कंडीशन में भी हम एंटा एसिड्स को यूज करते हैं। एंटा एसिड शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर सच एज H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल्स आर सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, लांसोप्राजोल। तो एंटा एसिड जो है ये डिफरेंट है देन गैस्ट्रिक एसिड इनहिबिटर लाइक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें सिमेटिडिन और रैनिटिडिन आता है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है ये लांसोप्राजोल, ओमिप्राजोल, ये जो ड्रग है ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं। तो तीनों भी जो ड्रग है ये अलग अलग क्लास के ड्रग है। एंटा एसिड डिफरेंट एक्ट करता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर अलग से एक्ट करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अलग से एक्ट करते हैं। तो तीनों जो है, तीनों ड्रग अलग अलग क्लास के हैं, बट इनका जो मेन मोटो है ये है रिड्यूस द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो ये जो अपना जो भी मैकेनिज्म से काम करते होंगे, बट जो मेन मोटो है और जो मेन इनका जो एम है टू रिड्यूस द लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। तो ये तीनों ड्रग अलग अलग है, एंटा एसिड अलग है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर अलग है, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अलग है, बट इनका जो मोटो है ये है गैस्ट्रिक एसिड लेवल को कम करना और पेशेंट को हाइपर एसिडिटी से रिलीफ पहुंचाना। Antacid have rapid onset and short duration of action. They are therefore very appropriate for rapid relief of gastric problem for short period of time. तो ये जो है एंटा एसिड जो है ये रैपिडली ऑनसेट ऑफ एक्शन है इनका, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। तो ये जल्दी से एक्ट करते हैं और फॉर शॉर्ट पीरियड के लिए ही एक्ट करते हैं, इसके बाद इसका कोई काम नहीं पड़ता है। तो ये जो है जब भी कोई भी पेशेंट को या फिर हमें जब भी एसिडिटी हो जाता है और हमें अगर रैपिड रिलीफ चाहिए तो हम एंटा एसिड्स को यूज कर सकते हैं। Some antacid with additional components such as dimethicone and alginic acid are used to reduce gas pain and as a treatment regime for GERD, जिसे हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। तो ये जो है कुछ एंटा एसिड कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ आते हैं, जैसा कि डाइमेथिकॉन हो गया, अल्जीनिक एसिड हो गया। तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है विद डाइमेथिकॉन एंड अल्जीनिक एसिड, ये इसलिए यूज होते हैं विद एंटा एसिड कि अगर पेशेंट को एसिडिटी के साथ फ्लैटुलेंस और गैस का वजह से पेन हो रहा है, उसके पेट में अगर गैस हो रहा है, तो उसको भी कम करने के लिए एडिशनल ड्रग लाइक डाइमेथिकॉन, और इसके अलावा गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स आ रहे हैं तो उसको भी कम करने के लिए अल्जीनिक एसिड कॉम्बिनेशन में देते हैं एंटा एसिड के साथ। एंटा एसिड शो रेयर साइड इफेक्ट। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, बट साइड इफेक्ट तभी दिखेंगे अगर
पेशेंट एंटासिड को बहुत ज़्यादा समय के लिए लार्जर डोज में लेता है, बट अगर ओकेजनली लेता है, ओकेजनली एज अ एंटासिड लेता है, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं के बराबर है। एंटासिड्स अल्टरिंग द पीएच ऑफ द स्टमक कंटेंट may affect the bioavailability of drugs such as tetracycline, ketoconazole, etc. तो एंटासिड स्टमक का पीएच को अल्टर करता है, जिसके वजह से अगर एंटासिड के साथ कोई दूसरे ड्रग लिए हैं जैसे टेट्रासाइक्लिन, कीटोकोनाजोल, तो इनका बायोअवेलेबिलिटी जो है, मीन्स जो ब्लड को पहुंचने का जो इनका टाइम है और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचने का जो टाइम है, उसे अल्टर करने का ताकत जो है एंटासिड करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये स्टमक का पीएच जो है अल्टर करता है। यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स में ऑल्सो गेट अफेक्टेड ड्यू टू राइज इन पीएच ऑफ यूरिन। तो यूरिन के थ्रू जो ड्रग एक्सक्रीट होते हैं, उसका एक्सक्रीशन को भी ये अफेक्ट करता है ड्यू टू राइज इन पीएच ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जो पीएच है वो अल्कलाइन हो जाता है, जिसके वजह से कुछ ड्रग जो है यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट थोड़ा लेट होते हैं या फिर जल्दी होते हैं। तो एंटासिड्स में पहला आता है ओरल एंटासिड्स। दिस आर द एजेंट्स हैविंग एन अल्कलाइन रिएक्शन विथ which neutralize abnormal acidity in the mouth and are commonly used in dental practice। तो ये जो ओरल एंटासिड्स जो है, ये माउथ में जो एसिडिटी है और एबनॉर्मल एसिडिटी जो है माउथ और ओरल कैविटी में, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज होते हैं और ये मोस्टली डेंटल प्रैक्टिसेस में यूज होते हैं। उसके बाद आते हैं गैस्ट्रिक एंटासिड्स। These are the agent used to diminish the quantity of hydrochloric acid in the stomach and to give relief from peptic ulcer। तो ये गैस्ट्रिक एंटासिड जो है, ये जो स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, जो एक्सेस अमाउंट में सिक्रेट हुआ है, उसे कम करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो पेप्टिक अल्सर की वजह से एक्सेस एसिड सिक्रेशन हो रहा है, उसमें भी रिलीफ मिलने के लिए गैस्ट्रिक एंटासिड्स का यूज होता है। अब ये गैस्ट्रिक एंटासिड जो है 3 मैकेनिज्म से काम करता है। फर्स्ट, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। इसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेकंड है बफरिंग ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड। इसका एग्जांपल है सोडियम साइट्रेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। और तीसरा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ absorption of H+ of hydrochloric acid, buffering and partial neutralization of acid। तो 3 मैकेनिज्म से गैस्ट्रिक एंटासिड काम करता है। एक तो डायरेक्ट न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को, दूसरा गैस्ट्रिक एसिड के साथ बफरिंग करेगा और बफरिंग इफेक्ट दिखाएगा, तीसरा एक तो H+ आयंस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एब्जॉर्ब करेगा, इसके अलावा बफरिंग इफेक्ट दिखाएगा और पार्शियल न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखाएगा। तो इसका एग्जांपल आएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड अनायन एक्सचेंज रेजिन। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंटासिड्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट आता है सिस्टेमिक एंटासिड। सिस्टेमिक एंटासिड्स डायरेक्टली न्यूट्रलाइज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो ये सिस्टेमिक एंटासिड क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टमक में का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक जूस में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। दे आर हाईली सोल्यूबल, बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होते हैं। रिडाइली एब्जॉर्बेबल मीन्स इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द पीएच ऑफ ब्लड। और सिस्टेमिक एंटासिड होने की वजह से या एब्जॉर्ब होने की वजह से ये ब्लड का पीएच भी अल्टर करते हैं, स्पेशली अल्कलिनिटी। ठीक है, तो ये जो है सिस्टेमिक एंटासिड की प्रॉपर्टी है। एक तो डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, हाईली सोल्यूबल रहते हैं, इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड का पीएच अल्टर करने का ताकत रखते हैं अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं।
और ये ब्लड का पीएच जो है अल्कलाइन करते हैं। इसका वेल नोन एग्जाम्पल है और मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद आते हैं नॉन सिस्टेमिक। नॉन सिस्टेमिक आर जनरली insoluble, नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉट कैपेबल ऑफ अल्टरिंग द पीएच ऑफ ब्लड। तो सिस्टेमिक का टोटली उल्टा जो होता है वो नॉन सिस्टेमिक होता है। सिस्टेमिक सोल्यूबल है तो ये इनसोल्यूबल है। सिस्टेमिक एब्जॉर्बेबल है तो नॉन सिस्टेमिक नॉन एब्जॉर्बेबल है। सिस्टेमिक पीएच अल्टर करता है ब्लड का, तो नॉन सिस्टेमिक कुछ भी नहीं करता पीएच के साथ, ब्लड के पीएच के साथ। मीन्स नॉन सिस्टेमिक लोकली एक्टिंग एंटासिड हम कह सकते हैं। द एक्शन ऑफ नॉन सिस्टेमिक एंटासिड इज कन्फाइंड लोकली, ठीक है। बी देयरफॉर प्रेफर्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। इसमें आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, ये नॉन सिस्टेमिक एंटासिड के वेल नोन एग्जाम्पल है। अब गुड एंटासिड्स कैसे होने चाहिए, आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है गुड एंटासिड्स की, वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम ऑफ हाइपर एसिडिटी एंड पेप्टिक अल्सर एंड द एक्शन शुड बी सस्टेन्ड। तो जो आइडियल एंटासिड है उसने जल्दी रिलीफ पहुंचाना चाहिए। लाइक हाइपर एसिडिटी का जो सिम्टम है और पेप्टिक अल्सर्स के जो सिम्टम है उसमें प्रॉम्प्ट रिलीफ पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा इसका जो रिलीफ है और एक्शन जो है वो सस्टेन्ड रहना चाहिए। मीन्स ऐसा ना हो कि हम ट्रीटमेंट जो है ले रहे हैं, एंटासिड का ले लिया, थोड़ी देर के लिए आराम मिला और फिर से हमें हाइपर एसिडिटी हो गया और एसिडिटी हो गया। तो ये जो इफेक्ट है इट शुड बी सस्टेन्ड। Its action should be confined locally in the stomach and should neither disturb the pH of blood nor the digestive enzyme। तो इसका जो एक्शन जो है ये लोकली होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। लोकली मीन्स हम स्टमक के एसिडिटी के लिए ले रहे हैं तो ड्रग जो है ये लोकली ही एक्ट करना चाहिए, स्टमक के अंदर ही एक्ट करना चाहिए, बाकी ये एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए जिसके वजह से ब्लड का पीएच जो है वो डिस्टर्ब हो जाए और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो हमारा जो गुड एंटासिड है और आइडियल एंटासिड है इट शुड बी कन्फाइंड लोकली इन द स्टमक। मीन्स सिर्फ स्टमक में ही काम करना चाहिए, बाकी एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए जिसके वजह से पीएच ऑफ ब्लड जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा और डाइजेस्टिव एंजाइम का जो प्रोपोर्शन है और कंपोजिशन है वो अल्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा है इट शुड नॉट डिस्टर्ब द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इन द गट। तो हमारा आइडियल एंटासिड जो है वो अपना काम करना चाहिए, उसने दूसरे ड्रग के साथ कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लाइक दूसरे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कम या ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो हम फूड भी ले रहे हैं, फूड को भी हम मेडिसिन मानते हैं और अगर वो मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन अगर कम और ज़्यादा होता है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो जो हम एंटासिड ले रहे हैं उसने अदर सब्सटेंसेस जो भी जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चौथा आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ गुड एंटासिड ये है कि इट शुड नाइदर कॉज डायरिया नॉर कॉन्स्टिपेशन। मीन्स इसने एक तो डायरिया भी नहीं करना चाहिए कॉज या फिर कॉन्स्टिपेशन भी कॉज नहीं करना चाहिए। मीन्स ये ड्रग अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो सिंपली जो हाइपर एसिडिटी हुआ है वो एसिडिटी जो है एक तो न्यूट्रलाइज हो जाए और उसका जो स्टमक है नॉर्मली फंक्शन करने लगे, ना कि डायरिया प्रोड्यूस करे जिसके वजह से डिहाइड्रेशन होने लग जाएगा पेशेंट को, या फिर कॉन्स्टिपेशन जिसके वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है जीआई ट्रैक्ट का वो कम हो जाए। ये दोनों भी चीज़ें हमारा गुड एंटासिड ने नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई गुड एंटासिड्स की प्रॉपर्टी। इसके बाद हम आते हैं सिस्टेमिक एंटासिड्स में, जिसका वेल नोन एग्जाम्पल है सोडियम बाइकार्बोनेट और वेल नोन ब्रांड है इनो।
इट प्रोवाइड्स प्रॉम्प्ट रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम ऑफ हाइपर एसिडिटी बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन। तो ये एकदम जैसा कि इनो का ऐड आता है 6 सेकंड में रिलीफ मिलता है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे ही हम पानी में डालते हैं और पी जाते हैं तो ये इंस्टेंट रिलीफ देता है फ्रॉम हाइपर एसिडिटी बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मीन्स एसिड के साथ बेस रिएक्ट होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। मीन्स सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट होगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इवापोरेट होगा। ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl in the stomach, sodium bicarbonate secreted along with the alkaline juice in the intestine remain unneutralized and get absorbed as such। तो ये न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सिक्रीट होता है विथ अल्कलाइन जूस इन द इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में जो अल्कलाइन जूस सिक्रीट होता है उसके साथ ये सोडियम बाइकार्बोनेट सिक्रीट होता है और ये अनन्यूट्रलाइज फॉर्म में होता है, फिर से ये एब्जॉर्ब हो जाता है। इन एडिशन टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट व्हेन एडमिनिस्टर्ड also get absorbed and ultimately causing disturbance of acid base balance of body। तो ये सिस्टेमिक एंटी एसिड है, तो ये जो है सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पेशेंट ने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है और अल्टीमेटली जो बॉडी का एसिड बेस बैलेंस है उसे डिस्टर्ब कर देता है। इंटरेक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर कॉजेज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which may cause distension of stomach and sometime perforation of पेप्टिक अल्सर। तो जो इंटरेक्शन होता है सोडियम बाइकार्बोनेट एंड H2O नहीं है, ये HCl है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl जो है ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है अलॉन्ग विथ सॉल्ट एंड वाटर। मीन्स NaCl और वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहा है जो कि स्टमक में डिस्टेंशन प्रोड्यूस करता है। मीन्स स्टमक में जो है एक टेंशन डेवलप करता है। जैसा कि बलून में जब हम हवा भरते हैं तो उसमें जैसा टेंशन आता है वैसा ही सेम स्टमक में टेंशन आता है और जिसे हम डिस्टेंशन बोलते हैं। मीन्स हमें ऐसा लगता है कि पेट भरा भरा सा है, तो ये ड्यू टू CO2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है और जिसके वजह से कभी कभी पेप्टिक अल्सर भी होने का चांस होता है। CO2 release also stimulate the secretion of gastric juice which cause rebound acidity। Sodium bicarbonate also dissolve the mucus plug of gastric gland thus causing a free flow of gastric juice। तो CO2 जो है ये प्रॉब्लमेटिक है। तो CO2 जो भी रिलीज हो रहा है रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट और HCl के, ये क्या करता है गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ा देता है जिसके वजह से रिबाउंड एसिडिटी जो सोडियम बाइकार्बोनेट ने इनिशियली HCl को न्यूट्रलाइज किया था, बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो CO2 लिबरेट होता है वो फिर से रिबाउंड एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। मीन्स ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये शॉर्ट टर्म के लिए रिलीफ देता है, कुछ समय के बाद जो लिबरेटेड CO2 है वो फिर से एसिडिटी प्रोड्यूस करता है, फिर से HCl का सिक्रीशन बढ़ा देता है। इसके अलावा जो म्यूकस प्लग है गैस्ट्रिक ग्लैंड का उसे भी डिसॉल्व करता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसके वजह से गैस्ट्रिक जूस का फ्री फ्लो बढ़ जाता है और एसिडिटी बढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो जो भी लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं थ्रू ब्रांड इनो, तो ये चीज़ समझ ले कि इनो जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए आराम देता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आराम नहीं देता है, उल्टा ये एसिडिटी बढ़ाने का काम करता है। तो ये बताना ज़रूरी है एज अ फार्मासिस्ट, ये लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट ये टेम्पररी रिलीफ देगा बट ये आपकी प्रॉब्लम कम नहीं करेगा, ये टेम्पररी आराम देगा बट ये उल्टा आपका प्रॉब्लम बढ़ा देगा। द एक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज शॉर्ट लिव फॉलोड बाय एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम। तो इसका जो एक्शन है ये शॉर्ट लिव्ड है,
मीन्स ये कुछ समय के लिए आराम देता है और जो सिम्टम्स पहले दिख रहे थे हाइपर एसिडिटी की वजह से उसे और बढ़ा देता है। तो ये मेजर ड्रॉबैक है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का। अभी हम आते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड में, जिसमें हमारा पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। द एक्शन इज कन्फाइंड लोकली इन द स्टमक। तो ये नॉन सिस्टमिक एंटासिड है, मीन्स ये एब्जॉर्ब नहीं होता, नॉन एब्जॉर्बेबल है, ब्लड के पीएच से कुछ भी छेड़खानी नहीं करता है, ये कंप्लीटली लोकली एक्टिंग एंटासिड है। तो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है ये लोकली काम करता है, स्टमक पे ही काम करता है। द ड्रग एक्ट बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन एज वेल एज बाय बफरिंग एंड एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो ये तीन मैकेनिज्म से काम करता है, एक तो न्यूट्रलाइजेशन, डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन से, उसके बाद बफरिंग से, बफर इफेक्ट दिखाता है, उसके बाद एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से ये काम करता है। On account of reaction with HCl, it form magnesium chloride and silicon dioxide। तो जब ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट HCl से रिएक्ट होता है तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। The latter has gelatinous consistency and form a protective covering over the ulcer। तो जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ये जिलेटिनस कंसिस्टेंसी का बनता है, जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है अल्सर्स पे। मैग्नीशियम क्लोराइड इज पासेस ऑन टू द इंटेस्टाइन वेयर इट रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट ऑफ द अल्कलाइन जूस फॉर्मिंग NaCl विच इज एब्जॉर्ब्ड एज नॉर्मली। तो जब मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है अल्सर के ऊपर, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है जब ये इंटेस्टाइन में जाता है तो वहां पे जो है अल्कलाइन जूस इंटेस्टाइन सिक्रीट करता है, उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है और वहां से आपका NaCl बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है और ये सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जिसके 2 मॉलिक्यूल है प्लस 4 HCl के 4 मॉलिक्यूल और n नंबर ऑफ H2O, जिसकी वजह से हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है और n+2 H2O मिलता है। उसके बाद इंटेस्टाइन में सोडियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और वाटर भी बनता है। तो स्टमक में जो है ये लोकली काम करता है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, तो स्टमक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है। इसके अलावा द ड्रग डज नॉट अफेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर सब्सटेंस इन द स्टमक एंड द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड एंड सस्टेन्ड। तो इसके बहुत सारे एडवांटेज है कि ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, स्टमक में ही रहता है। इसके अलावा दूसरे जो सब्सटेंस हमने लिए हैं अलॉन्ग विद दिस एंटासिड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, तो दूसरे सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन भी जो है स्टमक से उसे अफेक्ट नहीं करता और इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन भी रैपिड है और सस्टेनेबल भी है। द ड्रग डज नॉट अफेक्ट द पीएच ऑफ ब्लड। तो ये एब्जॉर्ब ही नहीं होता तो ब्लड के पीएच को भी अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए ये सेफ ड्रग है। इसके अलावा मैग्नीशियम आयन एक्सर्ट्स हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन द गट कॉजिंग रिटेंशन ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन डायरिया। तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट में जो मैग्नीशियम आयन है ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करते हैं जीआई ट्रैक्ट में, जिसके वजह से वाटर रिटेंशन होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं होता है और अल्टीमेटली डायरिया होता है और लूज मोशन होते हैं। तो ये एक इसका ड्रॉबैक है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का। अभी हम
इसका दूसरा ड्रग देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज अवेलेबल बोथ एज अ सस्पेंशन इन वाटर एज वेल एज ड्राई पाउडर। तो दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है एज वेल एज ड्राई पाउडर में भी अवेलेबल होता है। इट रिजेंबल्स मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इन इट्स एक्शन। तो इसका जो एक्शन है मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जैसा ही है, मीन्स ये डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी करता है, इसके अलावा बफरिंग एक्शन भी करता है और एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म से भी ये एसिड जो है एक्सिस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी बाय न्यूट्रलाइजेशन, बफरिंग एंड एड्जॉर्प्शन। Reaction with hydrochloric acid in the stomach leads to formation of aluminum chloride, which reacts with sodium bicarbonate in intestine to form aluminum hydroxide and NaCl। तो ये NaCl is reabsorbed while aluminum hydroxide is excreted in feces। तो सेम मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है वैसा ही एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी काम करता है बाय डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन, बफरिंग एंड एड्जॉर्प्शन। और जब ये HCl के साथ रिएक्ट होता है तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड जब इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ का जो अल्कलाइन जूस है जो कि इंटेस्टाइन सिक्रेट करता है, जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसके साथ ये एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट होता है और फाइनली बनाता है फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaCl, जिसे हम सॉल्ट बोलेंगे। फिर ये NaCl फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाता है और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये वाया फेसेस ये एक्सक्रीट हो जाता है हमारे बॉडी से। तो नीचे में रिएक्शन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट होते हैं स्टमक के अंदर और उससे एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और वाटर रिलीज होता है। इसके अलावा जब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड इंटेस्टाइन में जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है अल्कलाइन जूस में उसके साथ रिएक्ट होके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फिर से बनता है और NaCl बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। एक्शन इज कन्फाइंड टू स्टमक। तो इसका भी एक्शन जो है स्टमक तक ही है। देयर इज नो लिबरेशन ऑफ CO2 इन स्टमक। यहाँ पे भी स्टमक में CO2 लिबरेट नहीं होता है, CO2 लिबरेट होता है इंटेस्टाइन में। द ड्रग डज नॉट कॉज डायरिया, इट हैज अ सस्टेन्ड एक्शन। तो ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये डायरिया प्रोड्यूस नहीं करता है और इसका एक्शन भी सस्टेन्ड है। ऑन account of its astringent action it diminishes the gut of gastric juice secreted। तो इसका astringent action है, मीन्स जो भी गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड है उसका जो ओपनिंग है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का ताकत जो है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में होता है, जिसके वजह से जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है वो डिमिनिश हो जाता है जब पेशेंट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को लेता है। इट डज नॉट अफेक्ट pH ऑफ ब्लड। pH ऑफ ब्लड अफेक्ट नहीं करता, और जैसा कि इससे पहले बोला है कि ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करता है ड्यू टू इस एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो ये कॉन्स्टिपेशन भी कॉज करता है। इसीलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी जो है सिंगली नहीं देते और सिंगल एज अ सिंगल ड्रग कभी नहीं देते। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ये एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि एक ड्रग जो है एक कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है, दूसरा डायरिया प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन और डायरिया ये दोनों अपोजिट टर्मिनोलॉजी है तो न्यूट्रलाइज हो जाती है और पेशेंट को जो है दोनों चीज़ें जो है नहीं हो पाती है और उसके वजह से जो गट है उसका वो नॉर्मली काम करता है। तो इसीलिए जो है एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये कॉम्बिनेशन में देते हैं। अगर आप आईपी देखेंगे तो वहाँ पे आपको मेगाल्ट्रेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके कॉम्बिनेशन एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन दिखेंगे। तो इसी वजह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइसिलिकेट डायरिया प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है, और दोनों का अपोजिट एक्शन जो गट है और जो जीआई ट्रैक्ट है उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता, और उसके वजह से जब भी हम ये कॉम्बिनेशन में ड्रग लेते हैं तो पेशेंट को डायरिया का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है और कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसीलिए कभी भी हमें एंटासिड लेने हैं जो कि नॉन सिस्टेमिक एंटासिड है तो हमें दोनों के कॉम्बिनेशन में लेने हैं। अभी इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट में ऑल्सो प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, बी, प्रोटीन्स, फॉस्फेट एंड टेट्रासाइक्लिन। तो ये जो ड्रग है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये विटामिन ए, विटामिन बी, प्रोटीन, फॉस्फेट और टेट्रासाइक्लिन जो है ये तीनों को जो है ये जो ड्रग है इनका एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करता है। तो ये हो गया हमारा एंटासिड्स का डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।